हेलो एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम 3D एनिमेशंस की हेल्प से मैं आपको दिखाऊंगी कि रियल टाइम में प्रोसेस कैसे होती है। आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखे होंगे, उससे आपको इतना अच्छा क्लियर नहीं होगा जितना अच्छा आज मैं आपको एनिमेशंस की हेल्प से दिखाऊंगी और उसकी विजुअलाइजेशन से आपको पता चलेगा कि रियल टाइम में प्रोसेसेस कैसे होती है। चलिए देखते हैं, प्लांट के अंदर चलते हैं। प्लांट के अंदर होंगी प्लांट सेल। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रेस्पिरेशन कहाँ होती है प्लांट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पे आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया ब्लिंक हो रहा है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया पे क्लिक करेंगे और ये जानेंगे कि क्या प्रोसेसेस चल रही हैं अंदर। हमने लास्ट क्लास में ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल तक कवर कर लिया है। अगर आपने मेरी वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आगे आपको पूरी प्रोसेस कवर हो जाएगी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पे होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई। क्लियर है? तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है वो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। चलिए आइए, ये देखो, ये हमारे पास आ गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या आ गई? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर ये हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है तो इसके इधर वाला, सपोज ये आउटर मेम्ब्रेन थी, तो इसके बीच में क्या है? ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के नीचे वाला जो एरिया है इसको हमने बोला है मैट्रिक्स। जो सेंटर वाला एरिया था माइटोकॉन्ड्रिया में वो हमारा मैट्रिक्स है। आप ये समझो, एक लाइन है जिसमें 5 बंदे खड़े हुए हैं और यहां से यहां कुछ पास करना है। क्लियर है? ये देखो, आपने वो देखा है जो मजदूर होते हैं वो ब्रिक्स को ट्रांसफर करते हैं, एक को देगा फिर वो दूसरा तीसरे को देगा, उससे वो ब्रिक लास्ट में अपनी जगह पे जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये समझो, ये 5 बंदे हैं और इलेक्ट्रॉन वो ब्रिक है जो कि ट्रांसपोर्ट होने वाली है एक से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में। क्लियर है? चलो, यहाँ पे आपको 5 कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं। 5 कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसके नाम में ही डिहाइड्रोजिनेज है, मतलब NADH का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा होगा। सेकंड देखो, सेकंड हमारे पास है कॉम्प्लेक्स 2। फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है ये L शेप्ड है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स देखो, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, मतलब यहां पे भी कुछ रिडक्शन हुआ है। अब थर्ड चलते हैं। थर्ड देखो, साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक साइटोक्रोम C नाम का एक प्रोटीन है जिसको हम इंटरमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे, और साइटोक्रोम BC और FES नाम के और भी ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 देखो, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बाद अगर हम चले, आपको यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स 5 दिख रहा है। कॉम्प्लेक्स 5 है ATP सिंथेज। इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होगा लास्ट में। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यहाँ पे हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ। देखो बेटा, NADH और FADH दो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और वही इलेक्ट्रॉन फिर पूरे चेन में ट्रांसफर होता है। क्लियर है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे NADH2 के इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे FADH2 कैसे करेगा। ये चीज याद रखना, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स पे NADH डोनेट करता है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स पे FADH डोनेट करता है। क्लियर है? चलो पहले फर्स्ट देखते हैं। ये मैंने क्लिक करा, पॉज। देखो यहां आया NADH आएगा। NADH क्या करेगा? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन देगा और NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको प्ले करके दिखाती हूं आपको। यहां पे
NADH आया, NAD ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, किसको? कॉम्प्लेक्स 1 को। अब कॉम्प्लेक्स 1 में ऑलरेडी छोटे छोटे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, FMN, FES एंड UQ। जो UQ होता है वो फ्रीली मूवेबल मॉलिक्यूल होता है, ये पूरी मेम्ब्रेन में कहीं भी मूव कर सकता है बहुत आराम से। FMN के पास इलेक्ट्रॉन गया, FMN से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा FES को, और आगे इलेक्ट्रॉन देखते हैं कहाँ जाएगा। चलिए पहले देखते हैं इसको। ओके, यहां आपने देखा 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आए और कॉम्प्लेक्स 1 में से पास हो जाएंगे। वो कॉम्प्लेक्स 1 में से पास होंगे, ये देखो 4 हाइड्रोजन ऊपर चले गए और यहां पे UQH2 में कन्वर्ट हो गया जैसे ही यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन लिया, और उसके बाद उसने लाके कहां पे छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन? कॉम्प्लेक्स 3 के पास। ये कॉम्प्लेक्स 3 है, 2 के पास इलेक्ट्रॉन नहीं दिया NADH ने, ये बात याद रखना, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, FADH कवर करेंगे तब, पहले हम सिर्फ NADH का देखते हैं। यूबिक्विनोन ने 3rd कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन आ गया 3rd कॉम्प्लेक्स पे। फिर से देखते हैं, साइटोक्रोम B के बाद आया FES के पास, यहां से फिर से 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़े और फिर से वापस कहां जा रहे हैं? वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं थ्रू कॉम्प्लेक्स 3। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? साइटोक्रोम C के पास 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। साइटोक्रोम C क्या करता है बेटा? एक इंटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये अब आगे कॉम्प्लेक्स 4 को अपने ये इलेक्ट्रॉन देगा। चलो देखते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 पे ध्यान दो, यहां पे 4 मिनी कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, CuA, CuA3, CuB एंड 4th कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ये इन सब में से पास होते हुए, अब ये हाफ ऑक्सीजन देखो, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बनाएगा और 2 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ चले जाएंगे। चलो देखो, इलेक्ट्रॉन आया, 2 हाइड्रोजन 2H आया, 2H ऊपर गया, ये वाटर बन गया। ये क्या हुआ? वाटर बन के नीचे मैट्रिक्स में चला गया। अब इलेक्ट्रॉन ने बना दिया भाई वाटर, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन 2H मिलके बन गया वाटर। अब यहाँ पे क्या है? ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है, यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन बहुत सारे ऊपर की तरफ गए ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा नीचे का। तो कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए 5th कॉम्प्लेक्स के अंदर से, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स के अंदर 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आएंगे और 1 ATP प्रोड्यूस करेंगे। चलो देखो प्रोसेस को, ये 4 हाइड्रोजन गए, ADP आया और ATP में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? ये पूरी प्रोसेस आपने देखी। NADH यहां से, एक बार मैं फिर से आपको पूरी प्रोसेस रिवाइज करा रही हूं। चलो देखो, NADH आया, आके उसने कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन्स दिए, कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके 4 हाइड्रोजन निकल गया, 2nd कॉम्प्लेक्स के 3rd कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचे, 3rd कॉम्प्लेक्स में से फिर से 4 हाइड्रोजन निकल गए और यहाँ पे हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलके क्या बनाएंगे? अब ये तीनों ये वाटर बना दिया और अब 4H पॉजिटिव आयंस ऊपर से आएंगे और यहाँ पे ATP जनरेट हो जाएगा। ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2। क्लियर है? ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे FADH2 का क्या होता है। मैं वापस से वहीं गई, मैं देखूंगी FADH2 का क्या हुआ। देखो ये FADH2, पहले ये सोचो कि बना कहाँ था। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि ये FADH2 क्रैब साइकिल में बनता है। पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ बेटा, यहाँ पे क्रैब साइकिल हुई है। क्रैब साइकिल से जो सक्सीनेट से फ्यूमरेट में जो स्टेप कन्वर्ट कर रहे थे, वहां पे 2 FADH2 का फॉर्मेशन हुआ था, वही FADH2 अब कॉम्प्लेक्स 2 पे आएगा। क्लियर है? लिंक हो रहा है कि हम कैसे ग्लाइकोलिसिस से क्रैब से VTS पे पहुंच गए हैं। तो चलो देखते हैं, मैं इसको क्लिक करती हूं, अब देखेंगे इसको। यहां देखो सक्सीनेट आया और सक्सीनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा और क्या देगा? FADH2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे।
सक्सिनेट से जैसे ही फ्यूमरेट में कन्वर्ट हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये FeDH2 के इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पे फिर से यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनोन फिर से यूबिक्विनोन H2 में कन्वर्ट हो गया, UQH2 में कन्वर्ट हुआ और अब सेकंड कॉम्प्लेक्स से, हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स था, ये हमारे पास थर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। अब सेकंड से थर्ड के पास जाएंगे, फर्स्ट के पास FeDH2 के इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे और फर्स्ट NADH जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया था तो NADH के भी सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए थे। ये बात क्लियर हुई? तो चलो देखते हैं, कितना अच्छे से समझ आ रहा है ना, 3D एनिमेशंस में विजुअलाइज कर पा रहे हो? चलो देखो, ये UQH2 अब इलेक्ट्रॉन कहां दे रहा है, थर्ड कॉम्प्लेक्स को देगा। चलो ये इलेक्ट्रॉन दिया, थर्ड कॉम्प्लेक्स में पास होके फिर से 4 हाइड्रोजन निकल गए, फिर से 4 हाइड्रोजन निकले, 4 हाइड्रोजन निकले। अब ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, ये देखो फोर्थ कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन मिलके हाफ ऑक्सीजन में फिर से वाटर बना दिया और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दोबारा से वहां चले गए, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए दोबारा से H पॉजिटिव नीचे मैट्रिक्स में आएंगे, किसके थ्रू, ATP सिंथेज के थ्रू। और ATP सिंथेज क्या करता है बेटा, डायरेक्ट पास नहीं करता है, ATP सिंथेज स्पिन होगा और फिर पास करेगा किसको, हाइड्रोजन को। देखो 4 हाइड्रोजन नीचे आ गए मैट्रिक्स में, यहां पे फिर से ATP का जनरेशन होगा, ATP आया और किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, ATP में कन्वर्ट कर दिया। हुआ क्लियर? एनिमेशन से मजा आ रहा है? देखो एक बार मैं फिर से FeDH2 का पूरा प्रोसेस एक साथ दिखा देती हूं आपको। यहाँ पे सक्सिनेट से फ्यूमरेट में जो स्टेप कन्वर्ट होता है उससे FeDH2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और कॉम्प्लेक्स 2 में यूबिक्विनोन के थ्रू साइटोक्रोम CBC कॉम्प्लेक्स पे चले जाते हैं, फिर 4 हाइड्रोजन नीचे से ऊपर जाएंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस में और कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू होते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाटर बना देगा। यहाँ पे दोबारा से वहां पे पॉजिटिव होने की वजह से दोबारा से हाइड्रोजन ATP सिंथेज स्पिन होगा और इनको पास करवाएगा और अगेन ये मैट्रिक्स में आ जाएंगे और एक ATP का जनरेशन कर देंगे। क्या क्या करेंगे, ATP जनरेशन कर देंगे। क्लियर हुआ? अगर आपको 3D एनिमेशंस की विजुअलाइजेशन को देखने में मजा आया है और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एनिमेशंस आपके लिए बना के लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।